Sir, and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Let's complete. Today, I will discuss again central government health scheme. It is related to part two. It is updated one. Very interesting facts related to the CGHS. Today, I will discuss. So up to the it means end. Try to listen the video. You collect the information. Do not worry about MCQ questions. If you listen the video and if you command over the concept and if you understand the concept properly, then definitely easily you can attempt any question, MCQ question related to the CGHS. So my friends, it is part 2. Already part 1 already have uploaded. So my friends, please subscribe, like and share my channel Asit Governmental Guru, so that you can get notification for my upcoming videos, and your friends also they get notification, and definitely it would be useful for you for different government exams. And as usual manner, as government employee also you collect so many informations. So if any queries there, you contact with me. My WhatsApp number 8327782034 and clear your doubt. Okay, if any doubt is there, you contact with me and clear your doubt. So now I am going to discuss CGHS part 2. First one, rule position, it is understanding family and dependent under CGHS. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि who are the family members they are entitled for CGHS फैसिलिटी. ठीक है, जो फैमिली मेंबर्स है कौन सा फैमिली मेंबर वो CGHS फैसिलिटी के लिए एंटाइटल है उसको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन यू सी फैमिली इंक्लूड्स द हस्बैंड और वाइफ and other family members who depend on the government employee. तो एज यूजुअल सपोज हस्बैंड जॉब में है तब स्पाउस वाइफ फैमिली में रहेगा एंड अदर फैमिली मेंबर्स दोज हु डिपेंड अपॉन द एम्प्लॉय. जो फैमिली मेंबर्स बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिपेंड करेंगे वो CGHS फैसिलिटी के लिए एंटाइटल रहेंगे. उसको पूरा ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे. First of all, you see dependent family members can be parents. A female employee can choose either her own parents or her in-laws as dependents. तो उसमें पेरेंट्स का बात जब आएगा, फीमेल एम्प्लॉय स्पेशली फीमेल एम्प्लॉय वो उसका फादर इन लॉ साइड से उनको डिपेंडेंट कर सकता है, नहीं तो खुद का जो पेरेंट्स है उनको डिपेंडेंट के आकार में ले सकता है. क्लियर. तो फीमेल एम्प्लॉय के लिए स्पेशली फॉर फीमेल एम्प्लॉय आइदर सी कंसीडर हर पेरेंट्स आज डिपेंडेंट फैमिली मेंबर और हर इन लॉज आज डिपेंडेंट्स. जो फादर इन लॉ साइड के जो पेरेंट्स है उनको वो ले सकता है. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल एम्प्लॉय के लिए. वो ऑप्शन दे देगा. सपोज वो चाहता है कि जो हस्बैंड का फादर मदर है उनको ले सकता है, नहीं तो वो खुद का फादर मदर को ले सकता है. ठीक है. नेक्स्ट वन यू सी सिस्टर्स, widowed सिस्टर्स एंड widowed daughters. ओके, ये एक्चुअली कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करते हैं. सिस्टर्स, अनमैरिड सिस्टर्स, widowed sisters, widowed daughters वो कंप्लीटली कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ रहते हैं और कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करते हैं. ओके, सो दे आर बेसिकली लिविंग विथ कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड ऑल्सो दे डिपेंड अपॉन कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय. माइनर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माइनर ब्रदर्स लेस देन 18. ठीक है, माइनर ब्रदर लेस देन 18 ईयर्स. ओके, वो भी दे आर रिजाइडिंग विथ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड ऑल्सो डिपेंड अपॉन कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय. नेक्स्ट वन चिल्ड्रेन एंड स्टेप चिल्ड्रेन हु फुल्ली डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड यूजुअली लिव विथ देम. तो चिल्ड्रेन तो है स्टेप चिल्ड्रेन,
उनको भी लेना है. So fully depend on the government employee and also residing with the government employee. ठीक है. Next one, sons up to the age of 25 or until marriage, whichever comes first. son का बात आएगा up to the age 25 क्रॉस कर जाएगा तो वो सीजीएचएस फैसिलिटी के लिए एंटाइटल नहीं रहेगा. और until मैरिज जो भी पहले आ जाता है, सपोज जैसे सन 24 एज में उसका मैरिज हो जाता है. जब मैरिज हो जाएगा बिफोर 25 ईयर्स तो वो सीजीएचएस के लिए एंटाइटल नहीं रहेगा. तो इसमें कंडीशन है अप टू द एज ऑफ 25 और अंटिल मैरिज, जो पहले आएगा व्हिच एवर कम्स फर्स्ट. ठीक है. डॉटर्स का बात आएगा अंटिल दे गेट मैरिड. ओके, डॉटर्स का बात आएगा अंटिल दे गेट मैरिड. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन, now dependents also include divorced or separated daughters and इसमें इंटरेस्टिंग है they are minor children. ऐसे जो divorced और separated daughters है वो तो ऑब्वियसली उसका फादर सपोज कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करेगा. उसका माइनर चिल्ड्रन लेस देन 18 ईयर्स वो भी एंटाइटल रहेंगे, याद रखना है. डाइवोर्स्ड और सेपरेटेड डॉटर्स and they are minor children, they are residing with the government employee and depend upon them. and step mothers. ठीक है, स्टेप मदर्स भी होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसमें क्लियर हो गया. सो डॉटर्स का बात आएगा सपोज वो डाइवोर्स्ड और सेपरेटेड है और उसका जो माइनर चिल्ड्रन है वो भी रिजाइडिंग विथ कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड डिपेंड अपॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो भी सीजीएचएस फैसिलिटी के लिए एंटाइटल रहेंगे. अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है हस्बैंड एंड वाइफ बोथ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. ओके, यदि बोथ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, if both husband and wife are eligible for CGHS, both can use CGHS, but they must decide through whose CGHS card the parents or dependents will be included. दोनों को CGHS फैसिलिटी मिलेगा. यदि हस्बैंड वाइफ दोनों गवर्नमेंट जॉब में है, दोनों को मिलेगा. ठीक है. दे मस्ट डिसाइड, वो डिसाइड करेंगे कि उनका जो सीजीएचएस कार्ड में पेरेंट्स और डिपेंडेंट्स क्या कौन सा रहेंगे. जैसे फीमेल एम्प्लॉय है, मैं बताया था फीमेल एम्प्लॉय उसका फादर मदर को ले सकता है, मगर वो दोनों का सीजीएचएस फैसिलिटी बोथ अवेल सीजीएचएस फैसिलिटी बट सेपरेटली दे डिसाइड. इट मीन्स which are the basically dependent family members for them. ठीक है. Parents cannot be shown as dependent upon both husband and wife simultaneously. Parents कभी दोनों का डिपेंडेंट नहीं रहेंगे. पेरेंट्स एक का रहेंगे, आइदर हस्बैंड साइड में रहेंगे नहीं तो वाइफ साइड में रहेंगे. ओके, साइमल्टेनियसली दोनों का डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स पेरेंट्स नहीं रहेंगे. आइदर द पेरेंट्स एक्चुअली आइदर हस्बैंड साइड में उस फादर मदर तो उसका फादर मदर तो रहेंगे, मगर मेनली जो वाइफ साइड में यदि कंसर्न वाइफ एक्चुअली वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो डिसाइड करेगा कि वो जो पेरेंट्स कंसिडर करेगा आइदर वो खुद का करेगा ना उसका जो इट मीन्स हस्बैंड साइड से करेगा. ठीक है. तो मगर पेरेंट्स जो है पेरेंट्स को दोनों साइमल्टेनियसली दोनों का सीजीएचएस कार्ड में नहीं रहेंगे, आइदर और में रहेंगे. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें एक एग्जांपल देखिए, रमेश एंड सीता बोथ वर्क इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस. रमेश पेरेंट कैन आइदर बी इंक्लूडेड इन रमेश सीजीएचएस कार्ड और इन सीताज सीजीएचएस कार्ड. दे कैनॉट गेट डबल सीजीएचएस बेनिफिट फ्रॉम बोथ. जो रमेश का पेरेंट है, रमेश का सीजीएचएस कार्ड में उनको सीजीएचएस फैसिलिटी मिलेगा, नहीं तो सीता सीजीएचएस कार्ड में मिलेगा, आइदर और. ओके, दे कैंट गेट डबल सीजीएचएस बेनिफिट्स फ्रॉम बोथ. ठीक है, ये तो क्लियर हो गया एटलीस्ट. तो बोथ हस्बैंड वाइफ बोथ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, मगर स्पेशली आपको सोचना है फीमेल एम्प्लॉय. Okay, so she consider either her parents or the parents of the husband. Okay,
बाकी दोनों को सीजीएचएस फैसिलिटी मिलेगा, बट दे डिसाइड एक्चुअली हु वुड बी द डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स फॉर देम। ठीक है, नेक्स्ट वन, हस्बैंड साइड से प्रॉब्लम नहीं है, मेनली वाइफ साइड से। ठीक है, तो उसको तो मैं क्लैरिफाई किया। नेक्स्ट देखिए, परमानेंटली डिसेबल्ड अनमैरिड सन्स। परमानेंटली डिसेबल्ड अनमैरिड सन्स जो डिसेबिलिटी है वो 40% और मोर। ठीक है, इसमें इस केस में क्या था, सॉन्स केस में अप टू 25 ईयर्स और मैरिज, व्हिच एवर कम्स फर्स्ट, यही था। 25 अप टू 25 तक और मैरिज, जो भी पहले आएगा। एज 25 क्रॉस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सीजीएचएस फैसिलिटी खत्म हो जाएगा, और 25 एज के पहले यदि मैरिज हो जाता है, जब मैरिज हो जाएगा उसका सीजीएचएस एंटाइटलमेंट खत्म हो जाएगा। मगर परमानेंटली डिसेबल्ड अनमैरिड सन, परमानेंटली डिसेबल्ड है तो वो जो 25 एज था वो नहीं रहेगा। ओके, वो सीजीएचएस फैसिलिटी रहेगा यदि वो अनमैरिड होता है। ओके, डिसेबिलिटी 40% और मोर, तो कैन कंटिन्यू सीजीएचएस बेनिफिट्स इवन आफ्टर क्रॉसिंग द नॉर्मल एज लिमिट। नॉर्मल एज लिमिट में बताया 25 ईयर्स। दिस अप्लाइज इफ ही इज फाइनेंशियली डिपेंडेंट, lives with the CGHS beneficiary and suffers from physical disability or mental illness और स्किजोफ्रेनिया। तो ये चीज दे दिया। यदि सॉन केस में परमानेंटली डिसेबल है और मिनिमम डिसेबिलिटी 40% रहेगा, 40% और मोर, और ही फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉई and residing with the government employee and suffers from this type of disease, physical disability or mental illness। ओके, और यहाँ पर दे दिया जो स्किजोफ्रेनिया, तो ये सब केस में परमानेंट रहेगा, मगर अनमैरिड सन, डिसेबल अनमैरिड सन परमानेंटली रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नॉर्मली सन्स स्टॉप बीइंग डिपेंडेंट आफ्टर ए सर्टन एज। तो आफ्टर सर्टन एज मीन्स आफ्टर 25 ईयर्स ऑटोमेटिकली एंटाइटलमेंट खत्म हो जाता है। But a permanently disabled unmarried son can continue for life if the conditions are satisfied। मगर इसमें एक इंपॉर्टेंट दे दिया, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, ए फ्रेश डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मस्ट बी सबमिटेड एवरी 5 ईयर्स। एवरी 5 ईयर्स में एक फ्रेश डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सबमिट करना है। मगर इसमें एक चीज है, अनमैरिड सन्स, डिसेबल अनमैरिड सन्स परमानेंटली सीजीएचएस फैसिलिटी मिलेगा, फाइनेंशियली डिपेंड करेगा कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर और रिजाइडिंग विद द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और ठीक है, और एवरी 5 ईयर्स में उसको फ्रेश डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। इसमें जो एज लिमिट है, अप टू एज लिमिट जो है अप टू 25 ईयर्स, ये नहीं रहेगा। मगर अनमैरिड सन्स, यदि वही डिसेबल है, यदि मैरिज हो जाता है तो सीजीएचएस फैसिलिटी एंटाइटलमेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, अच्छा यहाँ पर दे दिया कि डिसेबल्ड सन अबव 25 ईयर्स। हो सकता है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिसेबल्ड सन अबव 20 ग्रेटर देन 25 ईयर्स अनमैरिड, इसमें कंडीशन अनमैरिड, यहाँ पर मिनिमम डिसेबिलिटी 40% रहेगा। 25 साल से ज्यादा हो गया, अनमैरिड है, और वो फाइनेंशियल डिपेंड करता है कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, रिजाइडिंग विद द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो वो सीजीएचएस फैसिलिटी मिलेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन का जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट आएगा परमानेंटली डिसेबल्ड अनमैरिड ब्रदर्स। मैं बताया था माइनर ब्रदर्स ना, तो ये तो माइनर ब्रदर्स, ओके, कंसर्न एम्प्लॉय का माइनर ब्रदर्स, इट मींस लेस देन 18 ईयर्स, वो तो नॉर्मली एंटाइटल है। ओके, मगर मेजर ब्रदर्स एंटाइटल नॉर्मली नहीं है, मेजर ग्रेटर देन 18 नहीं होगा। ठीक है, तो जो यहां पर दे दिया परमानेंटली डिसेबल्ड अनमैरिड ब्रदर्स। ओके, परमानेंटली डिसेबल्ड अनमैरिड ब्रदर्स, उसको सीजीएचएस फैसिलिटी मिलेगा। वही डिसेबिलिटी कंडीशन 40% और मोर रहेगा, और ठीक है, और फाइनेंशियली डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, रिजाइडिंग विद द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अनमैरिड वन, एंड मिनिमम डिसेबिलिटी 40%। ओके, तब उसको सीजीएचएस फैसिलिटी मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ पर जो आप बोलेंगे नॉर्मली माइनर ब्रदर्स। ओके,
माइनर ब्रदर्स लेस देन 18 ईयर्स, वो तो एंटाइटल है, मिलता है। मगर यहाँ पर मेजर ब्रदर, ठीक है, यहाँ पर याद रखिए मेजर ब्रदर ग्रेटर देन 18 ईयर्स, बट इसमें कंपल्सरी है परमानेंट डिसेबिलिटी, मिनिमम डिसेबिलिटी 40% है, और इसमें कंसिडर है अनमैरिड, ठीक है, एंड वो फाइनेंशियली डिपेंड करता है कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर और रिजाइडिंग विद द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। तो सीजीएचएस फैसिलिटी मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट वन, अच्छा, जब डिपेंडेंट का बात आएगा यहां पर याद रखिए स्पाउस अदर देन स्पाउस। एक आप देखा होगा, एक जो डिपेंडेंट कंडीशन है अदर देन स्पाउस इज समवन हुज टोटल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस इंक्लूडिंग पेंशन एंड सपोज पेंशन के ऊपर डियरनेस रिलीफ मिलता है, इसको डीआर बोलते हैं। यदि ये सब मिलके यहां पर देखिए डिपेंडेंट का सपोज 9,000, सपोज ये पेंशन है 9,000 प्लस इसके ऊपर डियरनेस रिलीफ, ओके, जितना होगा वो इससे ज्यादा नहीं होगा, तब हम उसको डिपेंडेंट मानेंगे, ठीक है। यदि कोई ऐसा फैमिली मेंबर उसको पेंशन 9,000 मिल रहा है, ओके, ये 9 ज्यादा नहीं होगा, 9,000 प्लस उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ, इतना होता है तो वो डिपेंडेंट माना जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे ज्यादा नहीं होगा। मगर ये कंडीशन बेसिकली अदर देन स्पाउस, ओके, अदर देन स्पाउस इज समवन whose total income from all sources including pension and pension like benefits is ₹9,000 plus dearness allowance per month, ओके। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है और उसका जो इनकम है 9,000 है, पेंशन प्लस ये पेंशन है, याद रखिए पेंशन प्लस डीआर, कि इससे कम है तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी तो मिनिमम पेंशन ही 9,000 जो 7th पे में है, तो 9,000 पेंशन प्लस उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ, इससे ज्यादा नहीं होगा, तब वो डिपेंडेंट रहेगा। मगर ये जो डिपेंडेंट का कंडीशन स्पाउस के लिए नहीं रहेगा, याद रखिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, स्पाउस के लिए नहीं रहेगा, ठीक है। यहां पर देखिए नेक्स्ट में दिस रूल अप्लाइज टू ऑल डिपेंडेंट्स एक्सेप्ट द स्पाउस। स्पाउस ऑलवेज उसको हम डिपेंडेंट, हु इज ऑलवेज कंसीडर डिपेंडेंट रिगार्डलेस ऑफ इनकम हम नहीं लेंगे यहां पर, ओके, ये ऑलवेज कंसीडर डिपेंडेंट। मगर जो अदर मेंबर्स, जो डिपेंडेंट मेंबर्स है, उनका जो इनकम सोर्स रहेगा इससे ज्यादा नहीं रहेगा, जैसे 9,000 प्लस उसके ऊपर डीआर, ओके, ओके, मैक्सिमम इतना रहेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, और एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, एलिजिबिलिटी इज बेस्ड ऑन वेयर यू लाइव, नॉट वेयर योर ऑफिस इज लोकेटेड। ये जो कंडीशन है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, जो सीजीएचएस फैसिलिटी मिलता है, मैं वही बोला था, सिटी में जो सीजीएचएस वेलनेस सेंटर है, ठीक है, लगभग जो सिटी का जो म्युनिसिपल लिमिट के अंदर है आप रहते हो, तो आप सीजीएचएस फैसिलिटी मिलेगा। मगर आप योर ऑफिस, आप ऑफिस को हम नहीं देखेंगे, नॉट वेयर योर ऑफिस इज लोकेटेड, हम देखेंगे सीजीएचएस वेलनेस सेंटर, सीजीएचएस डिस्पेंसरी है जहां पर ओपीडी फैसिलिटी मिलता है और वहां पर आपको मेडिसिन मिलेगा और वो सीजीएचएस एम्पैनल हॉस्पिटल को रिफर करेगा। तो यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी वेयर यू लाइव, वेयर एक्चुअली यू रिजाइड विद द कंसर्न एम्प्लॉय, नॉट वेयर योर ऑफिस इज लोकेटेड। तो एलिजिबिलिटी इज बेस्ड ऑन वेयर यू लाइव, नॉट वेयर योर ऑफिस इज लोकेटेड। If you are a central government employee or a family member living in any of the approved cities, you can use the medical services provided under the central government health scheme. मैं बताया था जो CGHS वेलनेस सेंटर है उसका 5 किलोमीटर रेडियस में होना चाहिए। यदि 5 किलोमीटर रेडियस का बियॉन्ड में आप रहते हो, यू आर रिजाइडिंग एक्चुअली बियॉन्ड 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ द CGHS वेलनेस सेंटर, प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर देखा जाएगा कि आप म्युनिसिपल लिमिट के अंदर हो और वहां पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप ऑप्शन में चूज करोगे कि मुझे सीजीएचएस चाहिए, ठीक है। तो जो एलिजिबिलिटी है वो आपका रिजाइडिंग प्लेस को लिया जाता है, आपका ऑफिस कहां पर लोकेट है उसको नहीं लिया जाएगा, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं जो सीजीएचएस डिस्पेंसरी है, जो सीजीएचएस वेलनेस सेंटर है, उसका 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर आपको रहना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज शुड रिजाइड विद इन 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ सीजीएचएस वेलनेस सेंटर। उसका बियॉन्ड में है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो म्युनिसिपल लिमिट के अंदर आता है और आप
को सीजीएचएस फैसिलिटी मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, व्हेन फैमिली अलोन कैन अवेल फैसिलिटीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कंडीशन है, ओनली फैमिली जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स है उनको सीजीएचएस फैसिलिटी कब मिलेगा, ओनली सीजीएचएस फैसिलिटी कब मिलेगा। इफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई गेट्स ट्रांसफर टू अनदर सीजीएचएस सिटी, ठीक है, मेरा ट्रांसफर हो गया अनदर सीजीएचएस सिटी को ट्रांसफर हो गया, मगर मेरा फैमिली वही ओल्ड स्टेशन में रह गया और गोज अब्रोड फॉर ड्यूटी, सपोज ड्यूटी के लिए अब्रोड चला गया टेम्पोररी पीरियड के लिए, ठीक है, बट लीव्स फैमिली बिहाइंड एट द ओल्ड सीजीएचएस सिटी, मगर उसका फैमिली को वो छोड़ दिया वही ओल्ड सीजीएचएस सिटी में, देन द फैमिली कैन कंटिन्यू यूजिंग सीजीएचएस देयर, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल आप देखिए, सपोज फॉर एग्जांपल मेरा सिटी बीबीएसआर था, मेरा अभी अनदर सीजीएचएस सिटी को ट्रांसफर हो गया, दोनों सीजीएचएस सिटी है, ठीक है, दोनों सीजीएचएस सिटी है, यहां बीबीएसआर में मेरा फैमिली है, ठीक है, और मेरा अभी ट्रांसफर हो गया पुणे को, मगर मेरा फैमिली कहां पर है, वही ओल्ड स्टेशन में है, और मैं जो कंट्रीब्यूशन है सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन में दे दूंगा और मेरा फैमिली मेंबर्स को वहां पर सीजीएचएस फैसिलिटी मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि एक सीजीएचएस सिटी से अनदर सीजीएचएस सिटी को ट्रांसफर हो जाता है, मगर फैमिली सपोज रिजाइडिंग इन द सेम ओल्ड सीजीएचएस सिटी, फैमिली मेरा एग्जांपल में फैमिली ओल्ड सीजीएचएस सिटी बीबीएसआर है, फैमिली वहां पर रह गया, तो जो सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन है, जो मंथली कंट्रीब्यूशन, ओके, जस्ट आई पे और मेरा फैमिली को वही ओल्ड स्टेशन में सीजीएचएस फैसिलिटी मिलेगा। और एक चीज है, सपोज कंसर्न एम्प्लॉय अब्रोड चला गया ड्यूटी, ओके, फॉरेन कंट्री को चला गया टेम्पररी पीरियड के लिए, तो इस केस में सपोज, ठीक है, अभी देखिए सपोज मेरा फैमिली बीबीएसआर में है, फैमिली है, और अभी सपोज कंसर्न एम्प्लॉय यूएसए चला गया, ठीक है, ड्यूटी के लिए टेम्पोररी पीरियड ऑफ टाइम, उसका फैमिली फिर बीबीएसआर में है, तो वो एज यूजुअल मंथली जो सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन है वो पे करेगा और उसका फैमिली को सीजीएचएस बेनिफिट मिलता रहेगा, ठीक है, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट है, कंडीशंस यही दे दिया, द एम्प्लॉय मस्ट कंटिन्यू पेइंग सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन। अच्छा, यहां पर और एक है, इफ ट्रांसफर टू ए नॉन सीजीएचएस सिटी, यहां पर दे दिया, सपोज अभी जैसे अभी मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे बीबीएसआर ये सीजीएचएस सिटी है, ये सीजीएचएस सिटी है, और यहां पर मेरा फैमिली है, ठीक है, और मेरा एक नॉन सीजीएचएस सिटी को ट्रांसफर हो गया, नॉन सीजीएचएस सिटी को ट्रांसफर हो गया। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, फैमिली सपोज यहां पर है, तो फैमिली को सीजीएचएस फैसिलिटी 6 मंथ्स के लिए मिलेगा, ओके, फैमिली को, क्योंकि अभी नॉन सीजीएचएस सिटी को मेरा ट्रांसफर हो गया जहां पर सीजीएचएस फैसिलिटी नहीं है, तो फैमिली रह जाता है, सपोज मेरा एग्जांपल में, इमेजिनरी एग्जांपल बीबीएसआर में, तो अप टू 6 मंथ्स उसको सीजीएचएस फैसिलिटी मिलेगा। जो सीजीएचएस मंथली कंट्रीब्यूशन है 6 महीने तक पेमेंट होगा, सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन दे दिया जाएगा और फैमिली को अप टू 6 मंथ्स सीजीएचएस फैसिलिटी मिलेगा। उसके बाद सीएसए में रूल्स मिलेगा, ओके, सेंट्रल सिविल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 1944, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इफ ट्रांसफर्ड टू ए नॉन सीजीएचएस सिटी, सो फैमिली कैन कंटिन्यू सीजीएचएस ओनली फॉर 6 मंथ्स, ओके, जो सीजीएचएस सिटी में फैमिली रहेगा तो ओनली फॉर 6 मंथ्स एक्चुअली सीजीएचएस फैसिलिटी मिलेगा, क्योंकि अभी कंसर्न एम्प्लॉय का ट्रांसफर नॉन सीजीएचएस सिटी में हो गया। तो इस केस में यदि फैमिली सीजीएचएस सिटी में रहता है, उसको अप टू 6 मंथ्स सीजीएचएस फैसिलिटी मिलेगा, ओके, और एज यूजुअल कंसर्न एम्प्लॉय वो कंट्रीब्यूशन पेमेंट करता रहेगा। और आप बोलेंगे कि 6 मंथ्स के बाद ऑटोमेटिकली सीएसएमए रूल्स 1944 जो मेडिकल अटेंडेंस रूल्स वही मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम चलेंगे कुछ अक्रूवल ऑफ बेनिफिट्स, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन दिया है, सीजीएचएस बेनिफिट स्टार्ट फ्रॉम द डेट द गवर्नमेंट एम्प्लॉय अप्लाइज फॉर द सीजीएचएस कार्ड। जिस डेट में आप अप्लाई कर दिया, वन सीजीएचएस कार्ड के लिए आप अप्लाई कर दिया, मींस वहां से आपका सीजीएचएस बेनिफिट स्टार्ट हो गया। आप ये नहीं बोलेंगे सीजीएचएस कार्ड इशू नहीं हुआ है, वो ऐसा सीजीएचएस कार्ड प्रिंट नहीं हुआ है, नहीं है, आपका वंस आप
अप्लाई कर दिया सीजीएचएस कार्ड के लिए, तो जिस डेट में आप अप्लाई कर दिया उसी डेट से आपका सीजीएचएस बेनिफिट स्टार्ट हो गया। तो द मोमेंट ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सबमिट्स द सीजीएचएस एप्लीकेशन, आप जब सीजीएचएस एप्लीकेशन सबमिट कर दिया कि मेरा सीजीएचएस कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स दे दिया, ही और सी बिकम्स एंटाइटल्ड टू सीजीएचएस बेनिफिट्स। याद रखिए, ठीक है, क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, इज सीजीएचएस कंपल्सरी? जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो सीजीएचएस सिटी में आप रहते हो, यू आर रिजाइडिंग इन सीजीएचएस सिटी, यू आर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो आपको कंपल्सरी सीजीएचएस फैसिलिटी आपको अवेल करना है। एस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लिविंग इन ए सीजीएचएस कवर्ड एरिया। यदि कोई डायरेक्ट डिपार्टमेंट का बात बोल रहा हूं, यहां पर ऑटोनोमस बॉडी, यहां पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यहां पर जो सेंट्रल एडेड जो इंस्टीट्यूशन में, उसका बात नहीं, डायरेक्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, जिनको सेंट्रल सिविल एस्टिमेट से सैलरी मिलता है, ठीक है। यदि वो एम्प्लॉय वो सीजीएचएस कवर्ड एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सीजीएचएस कवर्ड एरिया में आप रहते हो, तो आपको सीजीएचएस कंपल्सरी अवेल करना है। सीजीएचएस इज कंपल्सरी, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप सीजीएचएस कवर एरिया में रहते हो, ठीक है, और आपको कंपल्सरी सीजीएचएस फैसिलिटी अवेल करना है, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिव्स इन भुवनेश्वर, दिल्ली, कोलकाता, ये सब सीजीएचएस सिटीज है, एंड दीज सिटीज आर अंडर सीजीएचएस कवरेज, देन द एम्प्लॉय मस्ट ज्वाइन सीजीएचएस। मगर यहां पर मैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बात बोल रहा हूं, एम्प्लॉय बेसिकली जहां पर सीजीएचएस फैसिलिटी है, ठीक है, डायरेक्ट डिपार्टमेंट में तो है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, और कुछ ऑटोनोमस बॉडी, पीएसयू, उसमें भी सीजीएचएस फैसिलिटी है जहां पर गवर्नमेंट अलाउ किया है, ठीक है। नेक्स्ट वन, व्हाट इफ द एम्प्लॉय हैज नॉट येट रिसीव्ड द कार्ड? भी कार्ड रिसीव नहीं किया है, मगर आप बोलेंगे कि अभी तो सीजीएचएस कार्ड मुझे इशू नहीं हुआ है, तो अभी कैसे मैं सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन मेरा सैलरी से डिडक्ट होगा? ये नहीं है, क्योंकि जब आप अप्लाई कर दिया सीजीएचएस के लिए, आप अप्लाई कर दिया, तब से आपको सीजीएचएस बेनिफिट मिलेगा, तो तब से आपका सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन डिडक्ट होता रहेगा। आप कार्ड को वेट नहीं करेंगे, वंस आप अप्लाई कर दिया मींस आपको सीजीएचएस बेनिफिट मिल गया, और मंथली कंट्रीब्यूशन आपका डेबिट होगा, ठीक है। जो मंथली कंट्रीब्यूशन आपको देना है, आपका पे स्केल के हिसाब से, बेसिक पे के हिसाब से आपको देना ही देना है, ठीक है, वही चीज है। इवन इफ द फिजिकल सीजीएचएस कार्ड इज नॉट इशूड एट, अभी फिजिकल सीजीएचएस कार्ड इशू नहीं हुआ है, सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन शुड स्टिल बी डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, तभी भी आपका सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन डिडक्ट होगा सैलरी से। तो क्योंकि यहां पर मीनिंग दे दिया, बेनिफिट्स बिगिन फ्रॉम एप्लीकेशन डेट, जिस डेट में आप सीजीएचएस कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया, उसी डेट से आपका स्टार्ट हो गया सीजीएचएस बेनिफिट, ओके, नॉट फ्रॉम कार्ड प्रिंटिंग डेट। आप नहीं बोलेंगे कार्ड प्रिंट नहीं हुआ है, जिस डेट में मुझे कार्ड मिलेगा वहां से मुझे सीजीएचएस बेनिफिट मिलेगा, कि वहां से मेरा जो सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन मींस डिडक्ट होगा मेरा सैलरी से, वो नहीं है। वंस आप अप्लाई सीजीएचएस एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया, सीजीएचएस कार्ड अप्लाई कर दिया, वही डेट से आपका सीजीएचएस बेनिफिट आपको मिलेगा, और ऑटोमेटिकली आपका सैलरी से आपका जो सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन है वो डेबिट होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ को चलेंगे, यहां पर रेसिडेंस कंडीशन रूल को देखेंगे। सर्विंग एम्प्लॉइज शुड नॉर्मली लिव इन एन एरिया कवर्ड बाय द सीजीएचएस डिस्पेंसरीज। मैं बताया था, अब जो सीजीएचएस सिटी है वहां पर डिक्लेयर होता है कि आप सीजीएचएस कवर्ड एरिया में रहते हो, तो मैं बताया था जैसे सीजीएचएस वेलनेस सेंटर, सीजीएचएस वेलनेस जो सीजीएचएस डिस्पेंसरी है, तो विदिन 5 किलोमीटर रेडियस, विदिन 5 किलोमीटर रेडियस, आप यू आर रिजाइडिंग विदिन 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ सीजीएचएस डिस्पेंसरी, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सीजीएचएस कवर्ड एरिया है। अच्छा, आप बोल रहे हो कि सपोज बियॉन्ड 5 किलोमीटर सीजीएचएस वेलनेस सेंटर, उसका ग्रेटर देन 5 किलोमीटर रेडियस, मगर हम देखेंगे म्युनिसिपल लिमिट में हो, वो सिटी का म्युनिसिपल लिमिट में हो, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आइदर चूज सीजीएचएस और चूज सीएसए में, तो आप चूज किया सीजीएचएस, तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वहां पर डिक्लेयर होता है, जो सिटी में आप व्हेन यू आर रिजाइडिंग इन द सिटी, वहां पर क्लियरली मेंशन है कि सीजीएचएस कवर्ड एरिया का जो डिमार्केशन है क्या है लिमिट क्या है, तो उसी लिमिट के हिसाब से आपको सीजीएचएस। मगर
जब वो लिमिट के बाहर, आप म्युनिसिपल लिमिट के अंदर नहीं है सिटी का, तो बियॉन्ड आप चला गया तो ऑटोमेटिकली आपको सीजीएचएस फैसिलिटी नहीं मिलेगा। सीएस एमए रूल्स 1944 वो फैसिलिटी मिलेगा, मेडिकल अटेंडेंस मिलेगा। ठीक है, पेंशनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंशनर्स कैन गेट देयर नेम्स रजिस्टर्ड विथ एनी ऑफ द डिस्पेंसरीज। कोई भी डिस्पेंसरी में पेंशनर्स उसका नेम रजिस्टर कर सकते हैं, वेदर दे वे रिजाइडिंग इन दैट सिटी और नॉट। वो सिटी में रहते हैं कि नहीं वो बात नहीं है। पेंशनर्स के लिए it means can get their names registered with any of the dispensaries of the city। सिटी का कोई भी डिस्पेंसरी में वो उनका नाम रजिस्टर कर सकते हैं। वो सिटी में वो रहते थे कि नहीं हम नहीं देखेंगे, whether they were residing in that city or not वो नहीं देखा जाएगा। only pensioners actually they register their name in any of the dispensary of the city, okay, irrespective of suppose residing in that city or not, whether they were residing in that city or not। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन व्हेन फिफ्थ को देख लीजिए। ऑप्शन व्हेन स्पाउस ऑलरेडी गेट्स मेडिकल फैसिलिटीज। यदि आपका स्पाउस को मेडिकल फैसिलिटी मिल रहा है, आपका स्पाउस डिफेंस में है, रेलवे में है, स्टेट गवर्नमेंट में है, पीएसयू में है, लोकल बॉडी में है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, और स्पाउस को सपोज आपको मेडिकल फैसिलिटी मिल रहा है, और अलग मेडिकल, डिफेंस में अलग है, रेलवे में रेलवे हेल्थ सर्विस है, स्टेट गवर्नमेंट में अलग इट मींस मेडिकल फैसिलिटी है, पीएसयू में कुछ पीएसयू में अलग मेडिकल फैसिलिटी है, लोकल बॉडी में अलग है। तो यदि सपोज मैं बात बोल रहा हूं कि सपोज हस्बैंड सपोज डिफेंस में है कि रेलवे में है कि स्टेट गवर्नमेंट में, पीएसयू, लोकल बॉडी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन विथ मेडिकल फैसिलिटीज, then the employee may opt out of CGHS and use spouse medical facility। ये भी हो सकता है। सपोज यहां पर क्या है, बोथ हस्बैंड वाइफ बोथ एम्प्लॉइज है, ओके। मगर यहां पर क्या है, सपोज मैं वाइफ का बात बताया, उसको कोई भी मेडिकल फैसिलिटी मिल रहा है, और हस्बैंड बोल रहा है वाइफ का जो मेडिकल फैसिलिटी मिल रहा है उसी में वो जाएगा। ठीक है, तो वो हस्बैंड को क्या है, ये इसको सीजीएचएस फैसिलिटी मिल रहा था, मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में हस्बैंड को सीजीएचएस फैसिलिटी मिल रहा था, मगर वाइफ क्या है, डिफेंस में है कि रेलवे में है कि स्टेट गवर्नमेंट में, पीएसयू में, वहां पर अलग हेल्थ फैसिलिटी है। जैसे रेलवे में रेलवे हेल्थ सर्विस है, ठीक है ना। तो जैसे दिल्ली गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में उनका स्पेशल मेडिकल फैसिलिटी है। तो उस केस में यदि हस्बैंड प्रीफर करता है कि मैं जो मेरा स्पाउस वाइफ का जो मेडिकल फैसिलिटी है, ओके, वहां पर मुझे इंक्लूड किया जाए, तो यहां पर हस्बैंड को जो सीजीएचएस फैसिलिटी मिलेगा वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वाइफ डिफेंस में है कि रेलवे में है, तो वो वाइफ का जो हेल्थ फैसिलिटी है उसमें जाना चाहता है, तो ऑटोमेटिकली हस्बैंड सपोज सीजीएचएस फैसिलिटी मिल रहा था तो वो नहीं मिलेगा। वही दिया है एग्जाम्पल, हस्बैंड वर्क्स इन ए सेंट्रल गवर्नमेंट, वाइफ वर्क्स इन रेलवेज एंड गेट रेलवे मेडिकल फैसिलिटी। एग्जांपल में दिया है हस्बैंड सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो यहां पर सीजीएचएस फैसिलिटी है, ठीक है। वाइफ अभी रेलवे में है तो रेलवे मेडिकल फैसिलिटी मिल रहा है, रेलवे हेल्थ सर्विस मिल रहा है, और हस्बैंड बोल रहा है कि हस्बैंड क्या किया, ये रेलवे आरएचएसएस को प्रीफर किया कि मेरा जो वाइफ जो रेलवे हेल्थ सर्विस अवेल कर रहा है मुझे वही अवेल करना है, तो हस्बैंड को ये जो सीजीएचएस फैसिलिटी मिल रहा था वो अभी उससे ऑप्ट आउट हो जाएगा, उसको नहीं मिलेगा, ओके। इंस्टेड ऑफ, सो हस्बैंड में चूज रेलवे मेडिकल बेनिफिट्स इंस्टेड ऑफ सीजीएचएस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट, आज वीडियो का लास्ट है ट्रीटमेंट आउटसाइड सीजीएचएस एरिया। अच्छा, यहां पर देखिए, सपोज एक सीजीएचएस बेनिफिशियरी वो कोई काम के लिए गया था, फॉल्स इल इन ए प्लेस वेयर सीजीएचएस इज नॉट अवेलेबल। क्या है, वो सपोज कोई ड्यूटी के लिए वो बाहर गया था और वहां पर एक्चुअली सफरिंग इन इलनेस, मगर वो सीजीएचएस एरिया नहीं था, तो वहां पर जो ट्रीटमेंट होगा वो अंडर सीएसएमए रूल्स में होगा। याद रखिए, एक्चुअली वो सीजीएचएस बेनिफिशियरी है मगर टेम्पोररी के लिए वो अदर एरिया को गया था, ओके, नॉन सीजीएचएस एरिया को गया था ये ड्यूटी के लिए, टेम्पोररी ड्यूटी के लिए, और यहां पर ही वो
सपोज इलनेस में वो सफर हुआ, तो यहां पर वो अभी टेम्पररी पीरियड के लिए नॉन सीजीएचएस एरिया को गया था। ओके, वहां पर ड्यूटी पीरियड था और वहीं पर वो सफरिंग इन इलनेस, तो वहां पर उसको सीएसएमए रूल्स में ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो नॉन सीजीएचएस एरिया है, टेम्पररी पीरियड के लिए गया था नॉन सीजीएचएस एरिया को, और वहीं पर एक्चुअली सफरिंग इन इलनेस, तो वहां पर सीएसएमए रूल्स में उसका ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो वही एग्जांपल, an employee with CGHS from Bhubaneswar goes to a remote town without CGHS and suddenly becomes ill। एक्चुअली वो भुवनेश्वर में एक्चुअली नॉर्मली काम कर रहा है, उसका सीजीएचएस फैसिलिटी था, मगर अभी वो रिमोट टाउन को गया है कोई टेम्पररी पीरियड के लिए, वहां पर उसका ड्यूटी है, तो सडनली बिकम्स इल, तो वहां पर जो ट्रीटमेंट होगा वो सीएसएमए रूल्स, ओके, सीएसएमए रूल्स में उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होगा और उसके हिसाब से वो मेडिकल क्लेम करेगा और रिइंबर्समेंट होगा। ठीक है, ये मेरा सेकंड पार्ट था, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, मैं डिस्कस किया। आप फिर वेट कीजिए पार्ट 3 को, और ये सेकंड पार्ट था, तो डेफिनेटली आई विल ब्रिंग सम क्वालिटी वीडियोज इन सब्सिक्वेंट टाइम एंड वेट फॉर द थर्ड पार्ट ऑफ सीजीएचएस। So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification and definitely you get some useful videos. Thank you and namaskar to all of you.